रितु दीदी, आज विक्की कौशल की नई फिल्म रिलीज हुई है। चलो ना, साथ में देखने जाते हैं। और ये देखो, मैंने ऑनलाइन 2 टिकट्स भी बुक करके रखी है। 3 बजे का शो है। क्या? ना बाबा ना, मैं तेरे साथ कहीं नहीं चलूंगी, क्योंकि आज 3 बजे मेरी सहेलियों के साथ मुझे पार्टी में जाना है। इसीलिए मैं तो वहीं पर रहूंगी। पर दीदी, मैं थोड़ी ना रोज रोज कहीं बाहर जाती हूँ, और मैं अकेली वहां पर कैसे जाऊंगी? अब तो मैंने 2 टिकट्स भी बुक करके रख दी है। अरे बेवकूफ लड़की, बुक करने से पहले मुझसे पूछ लेती ना। और तू तो कितनी बोरिंग है। तेरे साथ कहीं भी जाने को तो मेरा मन ही नहीं करता। रितु की ये बातें सुनकर तन्वी अब उदास हो जाती है। उतने में वहां पर उन दोनों की माँ नंदिता आती है। ये सब क्या चल रहा है रितु? अरे थोड़ी तो लाज शर्म रख। तू तन्वी से 3 साल बड़ी है, और एक बड़ी बहन होने के नाते तेरा यह फर्ज बनता है कि अपनी छोटी बहन को खुश रखे। लेकिन तू तो बस हर वक्त इस बेचारी को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। अब रहने दो ना माँ, दीदी का प्लान तो पहले से बना हुआ है, और वो अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हो तो उसे जाने दो। अरे क्या जाने दो इसे मैं? रोज तो ये अपनी सहेलियों में ही घुसी पड़ी रहती है। एक दिन अपनी सगी बहन के लिए नहीं दे सकती क्या? और ये बोरिंग बोरिंग इसको क्या बोलती रहती है तू? इसमें और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है, और ये तुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। नालायक कहीं की। अब आपकी ये बकबक तो बंद होने से रही, इसीलिए यहाँ से मैं ही निकल लेती हूँ। देख रितु, तू ये जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत है। मन तो करता है कि तुझे झाड़ू से पीट कर तेरी अच्छे से सुटाई करूं। निर्लज्ज कहीं की। इतना कहने के बाद भी रेतु अपनी माँ के सामने ही घर से बाहर निकल जाती है। अरे क्या माँ, आप भी दीदी को डांटकर अपना बीपी हाई क्यों करती हो? वैसे भी वो आपकी कोई बात भी नहीं सुनती। अब क्या कहूँ बेटा, दोनों को तो मैंने ही परवरिश दी है, लेकिन ना जाने कैसे एक एकदम अच्छी निकली और दूसरी एकदम बिगड़ेल निकली। इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, लेकिन एक ना एक दिन ये इन्हीं हरकतों की वजह से आगे जाकर बहुत पछताएगी। तन्वी का स्वभाव और पहनावा हर तरह से एकदम साधारण होता है। वही दूसरी तरफ रितु पूरी तरह मॉडर्न और बेबाक होती है। फिर एक दिन जब रितु एक ट्रिप से लौटती है, तभी अरे वाह, इतना सुंदर ड्रेस लाया है तूने तन्वी के लिए। ये तो उस पर बहुत जचेगा, है ना बेटा? हाँ माँ, मुझे भी ये ड्रेस बहुत पसंद आया। शुक्रिया दीदी। ओह हेलो, ये ड्रेस मैंने तेरे लिए नहीं बल्कि अपनी बेस्टी कियारा के लिए लाया है। और तेरे लिए तो मैंने ये झुमके लाए हैं। क्या? अपनी सहेली के लिए इतना सुंदर ड्रेस और अपनी सगी बहन के लिए मामूली से झुमके? अरे ऐसे झुमके तो हमारे यहाँ के बाजार में भी मिल जाते हैं। अरे कितनी बेशर्म है तू। परायों को ही अपना मान, बस अपनों की तो तुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे वो कोई पराई नहीं है माँ, वो तो मेरी बेस्टी है, इसलिए मैं उसके बारे में इतना तो सोचूंगी ही ना। और ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने तन्वी के लिए कुछ लाया ही नहीं। ये झुमके भी कितने सुंदर है। अब ये पुराने जमाने की लड़की है तो इसके लिए मैं और क्या लाती माँ? अरे वो भले ही पुराने जमाने की है, लेकिन तुझसे ज्यादा गुणी है। लेकिन तू ठहरी एक नंबर की निर्लज लड़की। ये झुमके भी अपने पास ही रख, कोई जरूरत नहीं है इसे देने की। इसे भी जाकर अपनी बेस्टी को ही दे दे। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? दीदी ने ये झुमके मेरे लिए कितने प्यार से लाए हैं, प्लीज इसे ऐसा मत बोलिए। चुप रहे तू तन्वी, तू इसे नहीं जानती क्योंकि तू एकदम भोली है, लेकिन ये लड़की बहुत शातिर है। नंदिता की डांट सुनकर भी रितु को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एकदम ढीठ बन चुकी थी। फिर एक रोज रितु मोहल्ले में हेडफोन्स लगाकर घूम रही होती है। ला 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 ला। अरे ओ लड़की, हट जा सामने से। वो बूढ़ा आदमी हॉर्न बजाता है, लेकिन रितु हेडफोन के कारण सुन ही नहीं पाती और उसका ध्यान फोन में ही होता है। तभी गुस्से में आकर वो आदमी
गाड़ी से उतरकर रितु पर चिल्लाने लगता है। ये नए जमाने के बच्चे भी ना, इनकी अकल तो घास चढ़ने गई है। रास्ते पे चलते समय फोन इस्तेमाल कर रही हो और कानों में ये हेडफोन लगाकर घूम रही हो। पागल वागल हो गई हो क्या? या फिर माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें? अरे तो आपको भी समझना चाहिए ना, इस छोटे से मोहल्ले को अपना रोड समझ के रखा है। पहले अपनी खुद की गलती देखो, फिर भोको। देखो कैसे बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, है कोई शर्म? अरे भगवान ना करे कल को अगर तुम्हारी इसी गलती के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या करोगे तुम? रास्ते पर चलते वक्त फोन इस्तेमाल करना गलत है। फोन अपने बैग में रखा करो ना। पढ़े लिखे होकर भी तुम लोगों में कोई अकल नहीं है। ना जाने ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। अरे ओ बुढ़े, बहुत बकवास कर ली तूने। सुनकर ले रही हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तू कुछ भी बोलता रहेगा। चल अब चलता बन। क्या कहा? मुझे उल्टा बोलेगी? रुको, अभी तुम्हारे माता पिता को जाकर बताता हूँ। बेशरम कही की। हाँ हाँ जा, उन्हें भी बता दे। डरती नहीं हूं मैं किसी से। अरे तो उस बूढ़े आदमी के साथ बहस कर रही होती है कि उतने में वहां पर तन्वी आ जाती है। काका जी, मेरी दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं दीदी को समझाऊंगी और वो दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। ए तन्वी, तू पागल हो गई है क्या? तू माफी क्यों मांग रही है? देखो, कुछ सीखो अपनी छोटी बहन से। अरे तुमसे उम्र में छोटी होने के बाद भी व्यवहार और संस्कारों में कितनी बड़ी है ये, समझा दो अपनी दीदी को। फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। इस बुड्ढे की तो ऐसी की तैसी। और तन्वी, तू तो सच में बेवकूफ है। अरे क्या जरूरत थी उससे इतना सुनकर लेने की? तूने देखा ना वो मुझसे किस तरीके से बात कर रहा था। हाँ दीदी, वो तो है, लेकिन इसमें गलती आप ही की है ना। आपको चलते समय फोन और हेडफोन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो तो एक बड़े की तरह आपको समझा रहे थे, लेकिन आपने ही उन्हें उल्टा जवाब दिया, जबकि आपको अपनी गलती स्वीकार कर उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। अरे माफी मांगे मेरी जूती, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी। और मैं अभी बाहर जा रही हूँ, लेकिन घर पर इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, वरना माँ और पापा फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन दीदी, इतनी रात हो चुकी है और ऐसे में आप कहाँ जा रही हो? चलिए घर पर चलते हैं। आपको अगर कहीं जाना है तो सुबह चली जाओ ना। देख तन्वी, मैं तेरी तरह फट्टू नहीं हूँ। मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी किसी भी वक्त जा सकती हूँ। अब ज्यादा मेरी दादी अम्मा मत बन और जा यहाँ से। ठीक है दीदी। फिर तन्वी चुपचाप सर झुकाकर वहां से घर लौट आती है। वही रितु बाहर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रितु की बुरी हरकतें रुकने का नाम ही नहीं लेती। रितु, तन्वी, मैं बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम दोनों अपने कमरों की सफाई करके रखो, त्योहार आने वाले हैं। और हाँ रितु, तुझे मैं लिस्ट दे रही हूँ, बाहर जाकर वो सामान लेकर आना। और मुझे कोई आनाकानी बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे भी तू जल्दी से कोई काम नहीं करती है। ठीक है माँ, कर दूंगी मैं। फिर नंदिता चली जाती है और तन्वी और रितु अपने कमरों की सफाई करने में जुट जाती है। तभी कितनी धूल मिट्टी है मेरे बेड के नीचे, और इतने दिनों से मैं इस गंदे बेड पर सो रही हूँ। बाप रे, अब मैं अकेले इस पूरे कमरे को कैसे साफ करूंगी? तभी रितु के खुराफाती दिमाग में एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं तन्वी को झूठ बोलकर बाहर जाऊं और सारा काम उसे ही करने के लिए कह दूं। हाँ, यही सही रहेगा। फिर रितु तन्वी के पास जाती है। अरे तन्वी, सुनना मेरी बहन, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है और इस मुसीबत से अब तू ही मुझे बचा सकती है। मुसीबत? कैसी मुसीबत दीदी? वो मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। हाँ तो वहां पर आज ही मुझे बुलाया है, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। लेकिन अब मुझे याद आया है, अब आधे घंटे में मुझे वहां पर किसी भी हाल में पहुंचना होगा। और अगर मैंने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया
तो इतनी अच्छी जॉब मेरे हाथ से चली जाएगी। हे भगवान, अब क्या करोगे आप? हाँ ना तन्वी, और अब तो माँ ने मुझे इतना सारा काम भी दिया है करने के लिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तू अगर मेरा काम कर देती है तो मैं इंटरव्यू के लिए आराम से जा सकती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। आप जाइए और एकदम अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। मैं यहाँ पर आपके हिस्से का सारा काम कर लूंगी। सच में तन्वी? हाँ दीदी, शुक्रिया मेरी बहन, तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। चल अब आती हूँ मैं। दीदी बस 1 मिनट। फिर तन्वी रसोई में से दही शक्कर लेकर आती है और वो रितु को खिला देती है। ऑल द बेस्ट दीदी। शुक्रिया बहन। रितु अब इंटरव्यू का झूठा बहाना देकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है और बेचारी तन्वी को उसके हिस्से का सारा काम करना पड़ता है। लेकिन बाहर गई हुई नंदिता दूर से रितु को अपनी सहेली के साथ गोलगप्पे खाते हुए देख लेती है। ये रितु यहाँ पर क्या कर रही है? इसे तो इस वक्त घर की सफाई करनी चाहिए, फिर ये अपनी सहेली के साथ यहाँ पर गोलगप्पे क्यों ठूस रही है? फिर घर पहुंचकर नंदिता ये देखकर हैरान होती है कि तन्वी ही रितु का सारा काम कर रही है। क्या कहा? इंटरव्यू? अरे वो तुझे उल्लू बनाकर गई है। वो कोई इंटरव्यू के लिए नहीं गई है। अभी अभी मैंने उसे अपनी सहेली के साथ गोलगप्पे खाते हुए देखा है। क्या? तन्वी भी अब हैरान रह जाती है। और थोड़ी ही देर बाद जब रितु घर आती है तभी नंदिता उसे खूब सुनाती है। अरे मेरा विश्वास करो माँ, मैं वहां पर गोलगप्पे खाने के लिए इंटरव्यू के बाद ही गई थी। झूठी मक्कार कही के, मुंह बंद कर अपना। अरे तूने तो कल कहा था कि जहां पर तेरा इंटरव्यू होने वाला है वो जगह हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर है, तो तू यहाँ के पास की चौकी में क्या कर रही थी? पर माँ, देख रितु, तू अपनी बहन को पागल बना सकती है लेकिन अपनी माँ को नहीं। मैं तेरी रग रग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अपना काम निकलवाने के लिए बराबर मीठी मीठी बातें करती है तू, लेकिन बाकी के वक्त उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती तू। अरे और कितनी कपटी हो सकती है तू? अरे माँ जाने दीजिए ना, दीदी का काम करने से मुझे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा मुझे तो अच्छा ही लगता है। नहीं तन्वी, इसने झूठ बोलकर बहुत गलत किया है और अब से ये लड़की इस घर के आधे से ज्यादा काम करेगी और यही इसकी सजा है। आने दो पापा को काम से, उन्हें भी मैं अच्छी तरह से बताती हूँ कि इसकी करतूतें कितनी बढ़ गई है। क्या? फिर रात को जब रितु के पापा मुकुंद घर पर आते हैं तभी नंदिता उन्हें भी सब बता देती है, जिसके बाद अब घर के आधे से ज्यादा काम रितु को ही करने पड़ते हैं। फिर एक दिन मुकुंद और नंदिता को अचानक से गांव के लिए निकलना पड़ता है। तभी रितु अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है। अरे दीदी, ये सारी आपकी सहेलियां हैं? हाँ तन्वी, अब तुम जाओ और हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ, कुछ चटपटा सा बना देना। अरे रितु, तू तो कितनी मॉडर्न है और तेरी ये बहन एकदम बहनजी टाइप से। ओ, ये इसकी बहन है? मुझे तो लगा कि ये कोई नौकरानी है। अरे कोई बात नहीं अंजू, तू वही समझ ले। फिर वो सभी लोग शराब पीने लगते हैं और बेचारी तन्वी से वो लोग किसी नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। अरे दीदी, आप शराब का सेवन मत कीजिए, ये सही नहीं है। अरे चुप हो जा तू, बड़ी आई संस्कारी बनने वाली। अपने संस्कार अपने पास ही रख तू। पर दीदी, रितु तन्वी की एक नहीं सुनती और वो लोग पार्टी में गाने लगाकर नाचने लगते हैं। ये दीदी बहुत गलत कर रही है। अगर पड़ोस में किसी ने इसे देख लिया या फिर सुन लिया तो शामत ही आ जाएगी। उतने में वहां पर अचानक से मुकुंद और नंदिता आ जाते हैं और ये सारा तमाशा देखकर वो चौंक जाते हैं। माँ पापा, आप दोनों। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलो, सारा काम हो गया है। अब जल्दी से ऑफिस के लिए निकलती। अरे ओ महारानी, कहाँ चली? हमें और 2 गर्मा गर्म परोठे देकर जा। हाँ, और मेरी वो सफेद शर्ट भी इस्त्री करके रख देना। लेकिन माँ जी, देवर जी, मुझे ऑफिस जाने में काफी देर हो रही है। आधे घंटे में मीटिंग शुरू भी हो जाएगी, और अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंची तो मेरे बॉस मुझे खूब डांटेंगे। अरे गोली मारो आपकी उस मीटिंग को और जल्दी से हमें पराठे दे दो। देखिए देवर जी, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। इस घर में मैं अकेली बहू नहीं हूँ। मोनिका की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं घर और बाहर दोनों जगह पर काम करती हूँ, इसीलिए इतना सब कुछ मैं नहीं संभाल सकती। मोनिका पार्लर गई है, और हाँ, उसके बारे में कुछ भी मत बोल। वो अमीर है और अमीर लोग काम नहीं करते। उसने हमें दहेज में बहुत कुछ दिया है, लेकिन तूने क्या दिया है? हाँ? अरे कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन हमारे अखिल भैया को खा गई है औरत। इन्हीं की वजह से भैया की मौत हुई है। अखिल की मौत के लिए आप दोनों हर वक्त मुझे क्यों कोसते रहते हो? उनकी मौत एक हादसा थी, मैंने नहीं मारा है उन्हें। अरे तुझ जैसी पनौती बीवी होगी तो पति की मौत तो होगी ही ना। बड़ी आई मेरी मोनिका बहू के बारे में बोलने वाली। कम से कम मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ, ना कि मेरी अमीर देवरानी की तरह अमीर बाप के पैसों पर राज करती हूँ मैं। अरे ओ 2 कौड़ी की नौकरी वाली, ज्यादा अपना मुंह मत चला। मोनिका जैसी अमीर जिंदगी पाने के लिए तू जिंदगी भर काम भी करेगी ना, तो भी उतने पैसे नहीं कमा पाएगी। अपनी तुलना उससे मत कर। अब जा यहाँ से, और जो कहा है वो कर। नालायक कही की। काव्या और अखिल अपनी छोटी बेटी परिधि के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से अखिल की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और फिर काव्या अपनी अमीर देवरानी मोनिका, देवर दीप और सास यामिनी के साथ ही रहती है। लेकिन वो तीनों उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते। ऐसे ही एक दिन, चाची चाची, मुझे भूखी भूखी लगी है, कुछ बना दो ना। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे खाना नहीं दूंगी। उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा चाची? बताओ ना। तुम्हें जाकर सिंक में रखे हुए सारे बर्तन धोने होंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें खाना दूं। लेकिन चाची, मुझे तो बर्तन धोने नहीं आते, और मेरा हाथ भी नहीं पहुंचेगा वहां तक। अरे कोई बात नहीं परिधि, मैं हूं ना। मैं तुम्हें स्टूल दूंगी, फिर उस पर चढ़कर तुम अच्छे से बर्तन साफ कर देना। बहुत आसान है ये काम, तुम तो जल्दी से सीख जाओगी। चलो ठीक है चाची, चलिए। फिर मोनिका परिधि को स्टूल पर खड़ा कर दी, और वो उससे बर्तन धुलवाने लगी। फिर कुछ देर बाद परिधि स्टूल से गिरने ही वाली होती है कि तभी वहां पर काव्या आकर उसे बचा लेती है। परी, हे भगवान, मेरे बच्चे, अभी आपको चोट लग जाती बेटा। और बेटा, मैं जानती हूँ कि आपको रसोई रसोई खेलना बहुत पसंद है, लेकिन ये बर्तन धोने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ऐसे कोई करता है क्या? अरे मम्मा, वो मुझे चाची ने कहा था कि जब मैं बर्तन धोऊंगी तभी वो मुझे खाना देगी, इसीलिए मैं ये काम कर रही थी, और उन्होंने ही मुझे स्टूल पर खड़ा कर दिया। क्या? परिधि की बातें सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है, और वो सीधे यामिनी और मोनिका के पास जाती है। मेरी छोटी बच्ची से काम करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या मोनिका? और वो भी बस खाना देने के लिए तुम उससे काम करवा रही थी। छी, कितनी घटिया औरत हो तुम। देखिए काव्या भाभी, आप तो बस मुझसे रिश्ते में बड़ी हो, लेकिन औकात में नहीं। इसलिए आप मुझसे औकात में रहकर बात करो। मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अगर तुम दोनों माँ बेटी को यहाँ पर रहना है तो घर का काम करना पड़ेगा, और पैसे भी देने होंगे, वरना निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे पास तो बस शानो शौकत है मोनिका, बस एक ही चीज की कमी है, और वो दिल है।
अरे तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उससे भी ये सब करवाती क्या? मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ रहा है। और आप माँ जी, आखिर आप कैसी दादी हो? अरे आपकी ये लाडली बहू अपनी पोती से काम करवा रही थी और आपने इसे कुछ भी नहीं कहा। अरे क्या कहूँ मैं इससे, इसने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। अगर तुम दोनों को यहाँ पर रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और प्रीति अभी इतनी छोटी भी नहीं रही, 2 बर्तन धो दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात? घर के ही बर्तन थे, वो थोड़ी ना किसी के घर पे जाकर बर्तन मांज रही है। और नहीं तो क्या, अब तुम दोनों माँ बेटी की किस्मत में ऐसे ही गरीबों की तरह काम करना लिखा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब जाओ यहाँ से, और फालतू की बातों पर बहस करने के लिए हमारे पास मत आया करो। लानत है आप लोगों पर, कितनी घटिया सोच है आप दोनों की। फिर काव्या अपने हाथों से खाना बनाकर परिधि को खिलाती है और उसे सुलाने के बाद वो खूब रोती है। फिर अगले दिन ऑफिस में भी दिन भर उसकी आंखें नम ही रहती है। तभी उसके ऑफिस का कलीग अमित वहां पर आता है। क्या हुआ काव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं अमित, मैं ठीक हूँ। अरे झूठ मत बोलो यार, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है। देखो कितनी नम हो चुकी है ये। अरे बाबा, बस आंखों में कचरा चला गया था, और कुछ नहीं। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का ना काव्या? क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे टेंशन हो रहा है। अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। हाँ बाबा पक्का, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कुछ लगे तो मैं हूँ यहाँ पर, मुझसे बात कर लेना। कोई भी बात अपने दिल में दबाए मत रखना। हाँ अमित, शुक्रिया। दोनों माँ बेटे दीप और यामिनी लालच के चलते मोनिका के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और हर बात में बस उसका ही साथ देते हैं। ऐसे ही एक दिन मोनिका बहू, वो बाजार में एक नया साड़ी का दुकान खुला है और मुझे ना वहां से साड़ी खरीदनी है, एकदम महंगी वाली, ताकि मेरी सहेलियां जल के मर जाए। हे भगवान, ये बुढ़िया फिर से मेरा दिमाग खाने आ गई। इसीलिए मुझे पैसे चाहिए थे, दे देना बहू। माँ जी, वो मैं आपको पैसे तो दे देती, लेकिन दरअसल 2 दिन पहले ही मैंने पापा से बहुत पैसे मांगे थे। बहुत मोटी रकम थी और वो तो मैंने खर्च कर दिए, इसलिए अब मैं फिर से उनसे पैसे नहीं मांग पाऊंगी। आप एक काम कीजिए, 1 से 2 हफ्ते तक रुक जाइए, फिर उसके बाद मैं आपको पैसे पक्का दे दूँ। पर बहू, अरे माँ जी, वो दुकान तो अभी खुली है ना, थोड़ी ना 2 हफ्तों में बंद पड़ जाएगी। मैंने एक जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वहां से भी मुझे मुनाफा मिलने वाला है, वो भी एकदम मोटा वाला। फिर मैं आपको एक क्या 5-5 साड़ियाँ दिलाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा माँ जी। अरे वाह, 5 साड़ियाँ? ठीक है बहू, फिर तो कोई बात, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे याद से दिला देना। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल। फिर यामिनी वहां से चली जाती। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो अपने सारे पैसे इस बुढ़िया और मेरे निठल्ले पति के ऊपर उड़ा दूं। मैं तो उन दोनों को अपनी अमीरी का लालच दिखाकर बस अपने काबू में रखना चाहती हूँ, लेकिन उन दोनों पर 1 रुपए का खर्चा भी नहीं करूंगी, बल्कि सारा खर्चा अपने उस काम पर जाने वाली जेठानी काव्या से कराऊंगी। फिर एक दिन, ये क्या है भाभी, इसमें तो पूरे 5,000 रुपए कम है, कहाँ गए बाकी के पैसे? तो अगर आपको और आपकी बेटी को यहाँ पर रहना है तो आपको पूरे पैसे देने होंगे। वो मोनिका, आने वाले महीने में परी का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने 5,000 कम दिए हैं। उसे नई ड्रेस खरीदनी है ना, केक भी लाना है, और वो चाहती है कि घर पर छोटी सी पार्टी भी हो, इसीलिए मैंने वो 5,000 रुपए बचा कर रखे हैं। लेकिन वो 5,000 रुपए मैं अगले महीने जोड़कर दे दूंगी।
अरे लेकिन इस महीने के पैसे अगले महीने लेकर मैं क्या उसका अचार डालूं क्या? और यहाँ पर कोई जन्मदिन वगैरह नहीं मनाएगा। और अगर आपको पता था कि चुटकी का जन्मदिन अगले महीने आने वाला है तो 5,000 रुपए ज्यादा कमा लेती या फिर कहीं से जुगाड़ कर लेती। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी पूरे पैसे चाहिए। लेकिन मोनिका, तुम तो इतनी अमीर हो, उसके बाद भी पैसे पैसे कर रही हो। बोला ना एक बार, मैं 5,000 रुपए अगले महीने पक्का दे दूंगी। अरे थोड़ा तो रहम करो, इतनी बुरी कैसे हो सकती हो तुम? काव्या बहू, तू मोनिका से इस तरह से बात नहीं कर सकती। मेरा अखिल जाने के बाद तू मेरी नजरों में मर चुकी है। इसलिए तू और तेरी बेटी, अगर तुम दोनों यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुझे पैसे देने होंगे, वरना भर अपना सामान और दफा हो जाए यहाँ से। आपका बेटा अगर ऊपर से देख रहा होगा तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी माँ जी। अरे मेरा तो जाने ही दीजिए, लेकिन अपनी पोती पर तो तरस खाइए। वो आपके ही स्वर्गवासी बेटे का खून है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे हमेशा से एक पोता चाहिए था, पोती नहीं। इसीलिए तू ही संभाल अपनी बेटी को। फिर काव्या को ना चाहते हुए भी मोनिका को वो 5,000 रुपए देने ही पड़ते हैं, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो जाती। फिर अगले दिन ऑफिस में पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। परी के जन्मदिन के लिए मैंने 5,000 रुपए रखे, लेकिन वो भी उस मोनिका ने ले लिए। बेचारी मेरी बच्ची, कितनी बुरी माँ हूँ मैं। अपनी बेटी का जन्मदिन तक नहीं मना पाऊंगी। तभी वहां पर अमित आता है। अरे ऐसे कैसे नहीं मना पाओगी तुम? परी का जन्मदिन है और उस दिन वो बहुत खुश होनी चाहिए। ये लो काव्या, ये 5,000 रुपए है, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और अब इन पैसों के लिए मना मत करना। रख लो इसे। नहीं अमित, प्लीज ऐसा मत करो। मैं किसी से भी पैसे नहीं लेना चाहती। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी मैनेज, तुम फिक्र मत करो। अरे बाबा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तुम ये हमेशा हमेशा के लिए रख लो। उधार दे रहा हूँ, फिर तुम मुझे वापस लौटा देना। अब तो रख लो। ठीक है अमित, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा ही एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये पैसे मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से मुस्कुराओ। फिर काव्या बहुत खुश होती है और अब वो अगले महीने में अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे एक सुंदर सी ड्रेस खरीद कर देती है। आप तो एकदम परी के जैसी लग रही हो बेटा, आपको किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया मम्मा। और मम्मा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे दोस्तों को पार्टी दोगी और हम सब खूब मस्ती करेंगे, लेकिन घर पर तो कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही मम्मा। हाँ बेटा, क्योंकि घर पर बर्थडे करने से चाची ने मना कर दिया है। लेकिन आप उदास मत होना, मैंने आपके दोस्तों को एक कैफे में बुलाया है। वहीं पर होगा आपका जन्मदिन और हम सब वहाँ पर खूब मजे करेंगे। ये आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो और आप दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। फिर एक दिन, ये लीजिए माँ जी, पूरे 50,000 रुपए है। जितनी खरीदारी करनी है कर लीजिए, लेकिन माफ करना हो, वो पैसे देने में 2 हफ्ते से ज्यादा समय लग गया ना। अरे कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहू, सच में तुझ जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हो आप माँ जी। अब जाइए, जाकर इन पैसों को संभाल कर रख दीजिए और कल सुबह होते ही बाजार में चली जाइए और खूब शॉपिंग कीजिए। हाँ बहू, अब तो मैं यही करूंगी। फिर यामिनी अपने कमरे में जाकर वो पैसे अपने अलमारी में रख देती है। मैंने इस बुढ़िया को तो पैसे दे दिए, लेकिन मैं इन्हें वापस भी लेकर रहूंगी। आज रात ही मैं इस बुढ़िया के कमरे में जाऊंगी और वहां से सारे पैसे चुरा लूंगी और फिर अगले दिन सारा इल्जाम काव्या पर लगाऊंगी। फिर रात होने पर
मोनिका वो सारे पैसे चुरा लेती है और वो जानबूझकर काव्या के कान का झुमका यामिनी के कमरे में गिरा देती है ताकि सारा शक उस पर चला जाए। फिर अगले दिन यामिनी पैसों को गायब देखकर बहुत डर जाती है। क्या पैसे गायब हो गए? हाँ बेटा, लेकिन मैंने तो उसे अलमारी में रखा था, ना जाने रातों रात कैसे गायब हो गए। माँ जी, आपको अच्छे से याद तो है ना कि आपने वो पैसे अलमारी में ही रखे थे? हाँ बहू, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने वो पैसे अपने हाथों से ही रखे थे। फिर अचानक से पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? अरे ये क्या भाभी, ये तो वही झुमके हैं ना जो आपने कल पहने थे। लेकिन ये झुमके इस कमरे में क्या कर रहे हैं, वो भी अलमारी के पास में? इसका मतलब वो पैसे आपने ही चुराए हैं क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। गर्भवती कुसुम को 9 महीने होने पर एक दिन अचानक से उसे पेन होने लगता है, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। माँ, भगवान करे बस मुझे लड़का हो जाए, फिर तो मैं पूरे मोहल्ले में देसी घी की मिठाइयाँ बांटूंगा। हाँ दिलीप बेटा, मैंने व्रत रखा है तेरे लिए, तू देखना लड़का ही होगा, वो भी एकदम तुझ पर गया होगा। हाँ माँ, बस तेरी कही बात सच हो जाए। कुसुम का पति दिलीप और सास मीनाक्षी दोनों लड़के की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद डॉक्टर हॉस्पिटल रूम के बाहर आकर एक ऐसी खबर देते हैं जिससे दिलीप और मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिलीप, मीनाक्षी जी, वो क्या हुआ डॉक्टर? बताइए ना, लड़का हुआ है ना मुझे, है ना? अरे डॉक्टर साहब, क्या गोंद की शीशी पी ली है क्या आपने, जो आपका मुंह खुल ही नहीं रहा? अब बताओ जल्दी। माफ करना मीनाक्षी जी, लेकिन आपके घर में लड़का या लड़की नहीं हुई है, बल्कि एक किन्नर पैदा हुई है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता माँ, ये बहुत गलत हुआ है। हे भगवान, हम तो लुट गए। अरे हमारे भाग्य में ही किन्नर पैदा होना लिखा था क्या? हाय रे। वो दोनों अपना सर पकड़े रह जाते हैं। फिर घर जाने के बाद, लाडो, तू किन्नर है तो क्या हुआ, है तो तू मेरी जान ही ना, और मेरा खून है। माँ तुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने देगी, है ना लाडो? बस करो कुसुम, इसे तुमसे अलग होना ही होगा, क्योंकि ये एक किन्नर है। अरे अगर बाहर वालों को ये सच पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, लोग थूकेंगे हम पर। अरे सारी गलती इस पनौती कुसुम की ही है, यही हमें लड़का नहीं दे सकी। अरे सत्यानाश हो तेरा और तेरी इस किन्नर औलाद का। नालायक कहीं की, एक बेटा नहीं दे सकी। माँ जी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए ना, अब जो नियति में था वही हुआ, इसमें हम क्या कर सकते हैं अब? और हमारी औलाद चाहे किन्नर हो, लड़का हो या लड़की हो, है तो हमारा ही खून ना। नहीं कुसुम, इस किन्नर को मरना होगा, ये जिंदा नहीं रह सकती। ला इसे, मैं अभी इसे बावड़ी में फेंक कर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज दिलीप जी, मेरी लाडो को मुझसे मत छीनिए, प्लीज दिलीप जी। अरे दे इसे, मैंने कहा ना। नहीं दिलीप जी, दिलीप जी आपको भगवान का वास्ता, मत कीजिए ऐसा, मेरी लाडो को मुझसे अलग मत कीजिए, इसे मत मारिए। फिर दिलीप कुसुम से उस किन्नर बच्ची को छीनने लगता है। तभी उसके बीच मीनाक्षी आती है और वो दिलीप को दूर करती है। बस कर दिलीप, अरे इस किन्नर को मारकर इसका पाप अपने सर पर क्यों ले रहा है? लेकिन माँ। भूल मत दिलीप, ये एक किन्नर है,
और किन्नरों को तकलीफ देना मतलब बहुत बड़ा पाप करना। इसे हमारे घर से और हमारी जिंदगियों से अलग करना है। तो फिर इसे मारने की क्या जरूरत है? तो फिर मैं इसे कैसे अलग करूं माँ? इसे हम किन्नरों की दुनिया में भेजेंगे। किन्नर लोगों का एक अलग समुदाय होता है। क्या? नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। मेरी लाडो अपनी माँ से अलग नहीं होगी। माँ जी, आप इसे कहीं नहीं भेजोगी। भेजूंगी मैं, हर हाल में भेजूंगी। फिर मीनाक्षी किन्नर समुदाय की हुजूर किन्नर अप्सरा को बुलाती है और वो कुसुम के हाथ से बच्चे को छीन लेती है। नहीं, मेरी लाडो, मत ले जाओ उसे। लाडो। अरे रो मत, ये अब वही रहेगी जहाँ इसकी सही जगह है, यानी कि इसकी दुनिया है। फिर अप्सरा उस बच्चे को अपने साथ किन्नरों की बस्ती में लेकर जाती है। वो सब उसका नाम लज्जो रखते हैं। लज्जो उन सभी किन्नरों के साथ ही बड़ी होती है और उनकी तरह फंक्शन में नाचने लगती है, घरों घरों में जाकर नेक मांगने लगती है और सड़कों पर लोगों से पैसे भी मांगती है। ऐसे ही एक दिन, साहब, दे दो ना साहब। ओ साहब, दे दो ना। अबे 2 कौड़ी की किन्नर, चल फुट यहाँ से, वरना लात मारकर भगाऊंगा यहाँ से। पर साहब। अरे निकलती है कि नहीं? रुक जा, तुझे अब भी बताता हूँ। फिर वो दुकान वाला लज्जो को लात मारकर ढकेल देता है, जिससे वो जमीन पर जा गिरती है और उसके सर में चोट भी आती है। हे भगवान! अरे चवन्ने की औकात नहीं है तुम किन्नरों की। समाज में कलंक हो तुम लोग। अरे भीख मांगने की जगह काम करो ना, नालायक कहीं की। तभी वहां से गुजर रहा एक आदमी वहां आकर उस दुकान वाले को खूब मारता है। क्यों रे, बहुत मुंह चल रहा है तेरा? अरे इन जैसे बेसहारा और मासूम लोगों के सामने ही शेर बनता है क्या? क्यों, अभी भीगी बिल्ली क्यों बन गया? माफ कर दो भाई, लेकिन प्लीज वापस मत मार, माफ कर दे। अरे आइंदा किसी किन्नर तो क्या, किसी भी बेसहारा या गरीब के साथ बदतमीजी की तो फिर देख तू। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। और क्या कह रहा था तू? इन्हें भीख मांगने की जगह काम करना चाहिए। ठीक है, फिर तू दिला सकता है क्या इसे कोई काम? अरे दिला। अब चुप क्यों है? मुंह पे ताला क्यों लगा है तेरे? ये बेचारे तो काम के लिए तरस रहे हैं, लेकिन तुम जैसे घटिया सोच वाले लोग ही इन्हें काम नहीं देते। हमारे समाज में इन्हें काम नहीं मिलता, इस कारण ये सड़क पर पैसे मांगने उतरते हैं। अरे कमीने, तू बस आइंदा से इसे परेशान कर, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। वो दुकान वाला हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है और अपनी दुकान में चला जाता है। और वो आदमी लज्जो को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी पट्टी कराता है और फिर उसे पार्क में ले जाकर उसे चाय देता है। ये चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मोहित। और आपका नाम क्या है? मैं लज्जो। आपने मेरे लिए बहुत किया है। एक किन्नर होने के बावजूद भी आपने मेरी मदद की है। मुझे अस्पताल लेकर गए और अब ये चाय भी दे रहे हैं। सच में आज की इस निर्दयी जमाने में आप जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अरे ऐसा कोई बड़ा झंडा नहीं गाड़ा मैंने, बस एक इंसान की मदद की है, क्योंकि मेरी नज़र में आप एक किन्नर होने से पहले एक इंसान हो। चलिए, ये चाय और बिस्कुट खा लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कहाँ रहती है आप? वही ना, काली माँ के मंदिर के पीछे वाली किन्नरों की बस्ती में? हाँ, वहीं पर रहती हूँ मैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि आप वहां पर कैसे गई? मेरा मतलब। जी कोई बात नहीं, पर मुझे कोई एतराज भी नहीं है।
2 दिन की थी मैं, और तभी मुझे मेरे घर वालों ने अम्मा के हाथ में दे दिया। अम्मा यानी किन्नरों की हुजूर, किन्नर अप्सरा। हम उनके चेले हैं और वो हमारा माँ की तरह ख्याल रखती है। मुझे छोटे से बड़ा भी उन्होंने ही किया है। अच्छा, समझ गया। हम किन्नरों को रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी सौ गालियां सुननी पड़ती है। ये दुनिया वाले हमें कभी इज्जत नहीं देते, जूती की नोक की तरह या किसी कचरे की तरह समझते हैं हमें। लेकिन लज्जो, आपको अपने लिए लड़ना होगा, दूसरों के खिलाफ जाना होगा। अगर आप ऐसे चुप रहकर सबका सुनती रहोगी तो दुनिया वाले और ज्यादा फायदा उठाएंगे, और अगर आपने अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो फिर कौन उठाएगा? अगर आज मैं वहां पर नहीं आता तो तब क्या होता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, मैं आपकी बात को जरूर ध्यान में रखूंगी। इस तरह वो दोनों खूब बातें करते हैं और फिर मोहित लज्जो को घर तक छोड़ देता है। लेकिन तभी वह देखता है कि लज्जो का झुमका नीचे गिर गया है और वो उसे उठा लेता है। ओह गॉड, ये तो लज्जो का झुमका गिर गया है, और मैं तो जानता भी नहीं कि इस बस्ती में वो कहाँ पर रहती है। खैर, इसे मैं अपने पास ही संभाल कर रखता हूँ, और जब अगली मुलाकात होगी तब मैं उसे दे दूंगा। फिर मोहित उस झुमके को अपने पास संभाल कर रखता है। वही जब लज्जो बस्ती में जाती है तभी एक बुरी किन्नर रोमा अप्सरा को जाकर बड़ा चढ़ाकर बताती है, अम्मा, आपको पता है क्या, आज ना मैंने लज्जो को वो डाकघर के पीछे वाले गार्डन में देखा था। वो भी किसी आदमी के साथ। बड़े गप्पे लड़ा रही थी वो उसके साथ। मुझे तो लज्जो के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगे। तभी वहां पर लज्जो आती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ लज्जो? कहाँ गई थी तू अपना मुंह काला करने? और आज कितना नेग इकट्ठा किया तूने? आखिर बाहर करने क्या जाती है तू? नालायक कहीं की। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रोमा, वो भला आदमी था, उसने मेरी मदद की और मुझे चोट लगने पर अस्पताल लेकर गया। सच में अम्मा, यकीन कीजिए मेरा। अरे मैं तो अपने साये पर भी यकीन नहीं करती, तो तुझ पर क्या करूं? आज तूने जो भी किया है वो सरासर गलत है। इसीलिए आज की तेरी यही सजा है कि तू पूरी बस्ती का खाना अकेली बनाएगी। हर किन्नर की पेट में आज तेरे हाथ का बना खाना जाएगा। क्या? लेकिन मैं अकेली कैसे बनाऊं अम्मा? वो सब मैं नहीं जानती। जाकर काम पे लग जा। और हाँ, कोई भी इस निकम्मी की मदद नहीं करेगा, और अगर किसी ने की तो मैं उसकी अच्छे से खटिया खड़ी करूंगी। बहुत उड़ती थी ना ये, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भूतनी कही की। फिर बेचारी लज्जो को सारी बस्ती वालों का खाना बनाना पड़ता है। वही रात में मोहित लज्जो के झुमकों को ही देखता रहता है, और उसके दिलो दिमाग से लज्जो का चेहरा हटने का नाम ही नहीं लेता। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मेरी आंखों के सामने लज्जो का चेहरा हट नहीं रहा? एक ही मुलाकात में ये मुझे क्या हो गया है? अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है। मोहित अपने अंदर चल रहे जज्बातों को समझ ही नहीं पाता। वही रात में सोते समय लज्जो अपनी सहेली हीरा को मोहित के बारे में सब बता देती है। अरे वाह लज्जो रानी, एक आदमी ने तेरे लिए इतना सब किया। वाह वाह वाह, अरे कितनी खुश नसीब है तू। अरे मुझे तो ये लगता है कि वो तुझे पसंद करने लगा है। हो ना हो, लेकिन ये माजरा इश्क का ही है, वरना आजकल के जमाने में इतनी इंसानियत किसके दिल में होती है? अरे पगला गई है क्या हीरा? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक आदमी है और मैं एक किन्नर हूँ, और एक आदमी भला किन्नर से प्यार कैसे कर सकता है? कुछ भी बकवास करती रहती है। अब चल जल्दी से बिस्तर लगाने दे मुझे।
और तू तब तक जाकर रसोई में से पानी लेकर आ। ठीक है मेरी माँ, अभी लाती हूँ। फिर हीरा वहां से चली जाती है। वैसे हीरा ने बिल्कुल सही कहा कि मोहित जी बहुत अच्छे इंसान हैं और आज से पहले किसी ने मेरे लिए इतना कभी नहीं किया। लज्जो भी अभी मोहित के बारे में ही सोचने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब लज्जो और बाकी किन्नर एक शादी में नाचने जाती है, तभी वहां पर लज्जो मोहित से फिर टकराती है। आप यहाँ पर? हाँ लज्जो, लेकिन तुम यहाँ पर, इसका मतलब तुम कुंदन की शादी में नाचने आई हो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ पर बुलाया गया है। क्या बात है, वैसे मैं आपके बारे में सोच ही रहा था, बस मुलाकात होने की देरी थी। ये ऐसी बात है क्या? लेकिन क्यों? मेरा मतलब ऐसे क्या बात थी जिस कारण आप मेरे बारे में सोच रहे थे? फिर मोहित वो झुमका दिखाता है। इस झुमके के कारण। हाय दैया, ये मुआ झुमका आपके पास है और मैं उस दिन इसे 1 घंटे तक ढूंढती रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, रख लीजिए इसे। चलिए, गोलगप्पे खाएंगे क्या मेरे साथ? लेकिन वो लेकिन वो लोग क्या कहेंगे? आप मेरे साथ इतनी बातें मत कीजिए, मैं एक किन्नर हूं ना। हाँ तो उसमें क्या हुआ? चलिए, अब जल्दी से मेरे साथ गोलगप्पे खाने चलिए। फिर मोहित लज्जो के साथ गोलगप्पे वालों के पास जाता है और तभी उन दोनों को देखकर गोलगप्पे वाला उन पर हंसने लगता है। क्या दिन आ गए हैं, अब एक आदमी और किन्नर का जोड़ा देखना ही बाकी रह गया था। अबे ओए, मुंह बंद रख अपना और चुपचाप गोलगप्पे दे, उसी में तेरी भलाई होगी, वरना अभी मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। चोमू कहीं का, चल दे फटाफट, वरना एक लपड़ लगाऊंगा। मोहित और लज्जो की दोस्ती अब बढ़ने लगती है और उनकी मुलाकातें भी होने लगती हैं। आगे इस दोस्ती का अंजाम क्या होगा? कौन सा मोड़ लेगी ये अनोखी दोस्ती? जानने के लिए देखना ना भूलिए इस कहानी का अगला भाग। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें